हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का साइंस का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 19 अर्थात 19वां क्लास करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम इस क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे और यह उन 20 क्लास में से 19वां क्लास है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 18 तक की क्लास को अभी तक नहीं देखा, अभी तक अटेंड नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 1 से लेकर 18 तक की क्लास को भी जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% साइंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इसमें 19वें पार्ट में पार्ट 19 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको कहते हैं कि अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है, क्योंकि अब अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड आने लगे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर या पिन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। तो पूछा जा रहा है कि जो आमीटर है उसमें से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर एक यंत्र होता है, उससे धारा को मापा जाता है, आवेश को मापा जाता है, विभव को मापा जाता है या फिर विद्युत शक्ति को मापा जाता है। तो जो आमीटर है उससे धारा का मापा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा। आमीटर से धारा को मापा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह, अर्थात वैसा कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। ए जनरेटर, बी विद्युत मोटर, सी ए और बी दोनों अर्थात जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत ऊर्जा है वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह उपकरण का नाम हो गया विद्युत मोटर, क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत मोटर। और अगर यह पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। स्विच लगाए जाते हैं, जो हमारे घरों में स्विच होते हैं वे स्विच किस तार में लगाए जाते हैं। ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में या फिर इनमें से सभी में। तो जो स्विच होते हैं वे हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्म तार में। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो हमने आपको इससे पहले वाले क्लास में एक क्वेश्चन बताया था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है, और जब 7 से कम हो जाता है उस जल का पीएच मान तो वह अम्ल हो जाता है, और जब 7 से अधिक हो जाता है किसी भी पदार्थ का पीएच मान तो वह क्षार हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या फिर 14 है। तो अभी हमने आपको बताया कि 7 से कम वाले पदार्थ का जो पीएच मान होगा वह अम्ल होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्ल। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। यह जो क्रायोलाइट है यह एक अयस्क है, और पूछा जा रहा है कि यह किस धातु का अयस्क है। तांबा का, लोहा का, एल्यूमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का। तो यह जो क्रायोलाइट है यह एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह किन में होती है। कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या फिर परजीवियों में। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक दो बार नहीं बहुत बार रिपीट हो चुका है कि यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसी के कारण पौधे अपने भोजन को बना पाते हैं, और यह स्वपोषी पोषण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यह केवल और केवल हरे पौधों में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको रासायनिक दूध भी कहा जाता है। उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को या फिर आवेग को। तो जो हार्मोन होते हैं उन्हीं को रासायनिक दूध भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार्मोन।
हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अर्थात जो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, तो वे चिपको आंदोलन से क्या करना चाहते थे, किस चीज़ को बचाना चाहते थे? वन संरक्षण करना चाहते थे, मृदा संरक्षण करना चाहते थे, जल संरक्षण करना चाहते थे, या फिर वृक्षारोपण करना चाहते थे? तो जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि चिपको आंदोलन में वहाँ की महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी और वे पेड़ को काटने नहीं दे रही थी, और इससे वे अपने वन को बचाना चाहती थी, जंगलों को बचाना चाहती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? जो गोलीय दर्पण है और उसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस अंतर के बीच क्या संबंध होता है? आर इज इक्वल टू 2f, एफ इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू 2/r, या फिर आर इज इक्वल टू f/2। तो हमने आपको न्यूमेरिकल बताते हुए समझाते हुए कहा था कि फोकस अंतर और त्रिज्या के बीच संबंध होता है 2f इज इक्वल टू आर। तो यह फॉर्मूला देखिए किस में लिखा गया है, 2f इज इक्वल टू आर रहे, या फिर इसको पलट के लिख दिया गया आर इज इक्वल टू 2f। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर बराबर 2f फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर बराबर 2f। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? अर्थात वैसा कोण जो कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनता है, तो उस कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण जो बनता है उस कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, अर्थात जो 1 मीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा उसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1 मीटर की उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। तो जो इसमें ऋणात्मक वाला आंसर है वह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और इसके बाद बच गया 3 ऑप्शन बी, सी और डी। तो अब इसमें आपको देखना है कि 1 मीटर फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस का क्षमता होगा वह कितना होगा? 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, या फिर 1.5 डायोप्टर। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वह 1 डायोप्टर हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है +1 डायोप्टर, और अगर यहाँ अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, तो उसके लिए -1 डायोप्टर हो जाता। सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अर्थात जो हमारे मानव में आँख का सामान्य आँख होता है उसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, और जो अधिक दूर बिंदु होती है वह अनंत होती है। तो इसमें न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। किस निकट दृष्टि दोष को, अर्थात निकट दृष्टि दोष नहीं, यह लिखा गया किस दृष्टि दोष को, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसके हो जाने से अवतल लेंस को प्रयोग में लाया जाता है? तो हम अवतल लेंस को देखकर ही यहाँ निकट दृष्टि दोष बोल रहे थे, क्योंकि अवतल लेंस से ही निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले आपको समझना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो वैसा दोष जिसमें हमारी आंखों को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसके निवारण करने के लिए अवतल लेंस को प्रयोग में लाया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। और अगर यहाँ होता कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण होता है और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का उदाहरण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? जस्ट यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, बस इसको पूछने का तरीका अलग है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछा गया कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें किस लेंस का प्रयोग होगा, उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या फिर उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का। तो अभी हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, जो 1 वोल्ट है वह कैसा कहलाता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर कहलाता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर, 1 जूल प्रति एम्पियर के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 1 वोल्ट कहलाता है वह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है?
अर्थात जो आमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, ए एवं बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आमीटर है, आमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत परिपथ में धारा को मापता है और इसको हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ए आई आर स्क्वायर, बी आई आर स्क्वायर, सी वी आई, या फिर डी वी स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर एक ऐसा पद है जो कभी भी विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है और आई आर स्क्वायर, वी आई और वी स्क्वायर बटा आर ये तीनों के तीनों विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर एक ऐसा पद है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। एक कूलाम तुल्य है, अर्थात जो एक कूलाम है तुल्य है किसके बराबर है, 1 जूल गुने 1 एम्पियर के बराबर है, 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड के बराबर है, 1 एम्पियर प्रति 1 सेकंड के बराबर है, या फिर डी 1 जूल प्रति 1 सेकंड के बराबर है। तो जो एक कूलाम होता है वह 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर एक कूलाम तुल्य होगा 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, यह जो किलोवाट घंटा है यह किस चीज़ का मात्रक है, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो जो किलोवाट घंटा मात्रक होता है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। एक विद्युत यूनिट बराबर है, अर्थात जो एक विद्युत यूनिट होता है वह कितने वाट घंटा के बराबर होता है, 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 जूल के, या फिर 4.2 जूल के। तो जो एक यूनिट होता है, एक विद्युत यूनिट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा के 1 विद्युत यूनिट बराबर है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, अर्थात इन तीनों में से ऐसा कौन सा ईंधन है जो कि एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, या फिर ये सभी। तो कोयला इसमें से एक ऐसा ईंधन है जो कि एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोयला। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहा जाता है जो कि जीवों के मरने से, सड़ने से, गलने से बनता है। तो कोयला उसी से बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। गोबर गैस एक प्रकार की है, जो गोबर गैस है यह एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, एक बायोगैस है, एक लकड़ी वाली गैस है, या फिर चूल्हा गैस है। तो यह जो गोबर गैस है यह एक प्रकार की बायोगैस होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोगैस। गोबर एक प्रकार की कैसी गैस है, तो गोबर एक प्रकार की बायोगैस है। बायोगैस का उत्पाद होता है, यह भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से जस्ट रिलेटेड है और वही क्वेश्चन सेम का सेम बस घुमा के पूछा गया कि जो बायोगैस है उसका उत्पाद किससे होता है, गोबर से, लकड़ी से, कोयला से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो बायोगैस का जो उत्पाद होता है, बायोगैस जो बनता है वह गोबर से बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोबर से। बायोगैस का उत्पाद होता है गोबर से। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा उत्पाद है जब हमने लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इनमें से क्या प्राप्त होगा, O2, NO2 और N2, या फिर NO2 और O2। तो जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हम लोगों को NO2 और O2 ये दोनों के दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो प्राप्त होता है वह NO2 और O2 होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा सही है, अर्थात इन चारों समीकरण में से ऐसा कौन सा समीकरण है जो कि सही है, Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, या फिर Na2CO3 × 2H2O। तो हमने आपको यह क्वेश्चन बहुत बार बता रखा है कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि सभी का सभी सेम रहेगा, जिसमें 10H2O होगा वही सही आंसर हो जाएगा। Na2CO3 × 10H2O ही सबसे सही समीकरण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। लोहा से जिंक की लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, अर्थात जो लोहा से जिंक की लेपित करने की क्रिया होती है इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या फिर विद्युत अपघटन कहते हैं। तो लोहा पर जो जिंक का लेप चढ़ाया जाता है और उस लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण।
निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक अर्थात ओल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? ए वेनिला, बी प्याज, सी शकरकंद और डी लौंग का तेल। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल ये तीनों की तीनों गंधीय सूचक देते हैं, लेकिन शकरकंद एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी भी गंधीय सूचक नहीं देता है, अर्थात यह एक गंधीय सूचक और फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन एक गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद एक गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है? अर्थात इन चारों के चारों में से ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि एक द्विक्षारकीय अम्ल है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सभी के सभी अम्ल है, HCl भी, H3PO4 भी, HNO3 भी और H2SO4 भी। लेकिन H2SO4 एक ऐसा अम्ल है जो कि एक द्विक्षारकीय अम्ल है, इसमें H2 पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्विक्षारकीय अम्ल जो होगा वह H2SO4 हो जाएगा। द्विक्षारकीय अम्ल H2SO4 है। पोटास एलम होते हैं, जो पोटास एलम होते हैं वे क्या होते हैं? एक साधारण लवण होते हैं, एक मिश्रित लवण होते हैं, एक अम्लीय लवण होते हैं या फिर एक दीक लवण होते हैं? तो जो पोटास एलम होते हैं वे एक दीक लवण होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक दीक लवण। पोटास एलम होते हैं एक दीक लवण। निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? इससे पहले आपने पढ़ा कि जो पोटास एलम होते हैं वे एक दीक लवण होते हैं, और उसी तरह इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से प्रबल लवण अर्थात सबसे अधिक शक्तिशाली लवण कौन सा है? NaCl, CaCl2, BSO4 या फिर LiCl। तो साधारण नमक NaCl ही एक ऐसा लवण होता है जो कि सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे प्रबल लवण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl सबसे प्रबल लवण है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? अर्थात इन चारों में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण को बनाएगा? CH3COOH, CH3PO4, CH3CH2COOH या फिर ZNO। तो H3PO4 एक ऐसा चीज़ है जो कि एक से अधिक अम्लीय लवण को बनाएगा, एक से अधिक अम्लीय लवण को यह बना सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H3PO4। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है अर्थात परिवर्तित कर देता है। अर्थात एक विलयन है और जब आप उसमें नीले लिटमस को डुबाते हैं तो वह नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो जो विलयन का पीएच मान होगा वह संभवतः कितना होगा? 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा या फिर 6 होगा? तो नीला लिटमस लाल रंग को परिवर्तित कोई विलयन तभी कर देगा जब उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम में एक ही ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित तभी कर सकता है जब संभवतः विलयन का जो पीएच मान होगा वह 6 होगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का जो आणविक सूत्र है C2H6 है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? 6 सहसंयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंध है, 8 सहसंयोजक बंध है या फिर 9 सहसंयोजक बंध है? तो जो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें जो सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं वह 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है और इसमें 7 सहसंयोजक बंध है। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? अर्थात ये चारों के चारों तत्वों में से, चारों के चारों पदार्थों में से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सबसे कठोर तत्व है? ए पत्थर, बी हीरा, सी कार्बन और डी ऑक्सीजन। तो हीरा आप जानते हैं एक ऐसा तत्व है जो कि कांच को भी काट सकता है और यही सबसे कठोर तत्व होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। हीरा सबसे कठोरतम तत्व है। अक्रिय तत्व कौन से हैं? इससे पहले आपने पढ़ा कि हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है, उसी प्रकार अक्रिय तत्व कौन से होते हैं? कार्बन, हीलियम, सोना या फिर हाइड्रोजन। तो हीलियम एक ऐसा तत्व है जो कि अक्रिय तत्व होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जो एथेन होता है उसमें तो 7 संयोजक बंधन होते हैं, इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा। तो उसी प्रकार जो मीथेन है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? 2, 4, 6 या फिर 8? तो जो मीथेन होता है उसमें 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार, अर्थात जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? परमाणु आयतन के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर या फिर परमाणु संख्या के आधार पर? तो आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है।
अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा। अर्थात जो अमोनिया का एक अणु है उसमें नाइट्रोजन कितना अनुपात होगा और हाइड्रोजन कितना अनुपात होगा। 2:1, 1:1, 1:3 या फिर 3:1। तो अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन की परमाणु का एक अणु होगा और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या का 3 अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:3 अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अर्थात हमने आपको बताया कि इंसुलिन एक हार्मोन का नाम होता है और जब इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हम लोगों को कौन सा रोग, कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, घेघा या फिर बोनापन। तो आयोडीन की कमी से तो घेघा रोग होता है और यहाँ पूछा जा रहा है इंसुलिन की कमी से, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है और इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। अर्थात जो वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। तो जो वाष्प उत्सर्जन है यह एक प्रकार का भौतिक प्रतिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अर्थात ये चारों के चारों हार्मोन है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पादप हार्मोन है, अर्थात पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। तो अभी आपने पढ़ा कि इंसुलिन तो मानव में पाए जाने वाला हार्मोन है, तभी तो इसकी कमी से हम लोगों को मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग हो जाता है। थायरोक्सिन भी मानव में पाए जाने वाला रोग है और एस्ट्रोजन भी मानव में पाए जाने वाला रोग है, मनुष्यों में पाए जाने वाला रोग है। लेकिन साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एक पादप हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है और यह पेड़ पौधों की वृद्धि करने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अर्थात जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उसके खाली स्थान, जो उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को क्या कहते हैं। द्रुमिका कहते हैं, सिनेटिक दरार सिनेप्स कहते हैं, एक्सोन कहते हैं या फिर आवेग कहते हैं। तो उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स, जिसको हिंदी में सिनेटिक दरार कहा जाता है, उसी के नाम से जाना जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अर्थात ये चारों के चारों जनन तंत्र का भाग है, लेकिन पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा जनन तंत्र है जो कि मादा का नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो डिंब वाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय ये तीनों की तीनों तो मानव मादा में पाए जाने वाले जनन तंत्र का भाग है, लेकिन जो शुक्रवाहिका यह पुरुषों में पाए जाने वाला जनन तंत्र है, अर्थात यह मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। पराग कोश में होते हैं, जो पराग कोश होते हैं उनमें क्या होते हैं। बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या फिर परागकण। तो पराग कोश में परागकण होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परागकण। पराग कोश में होते हैं परागकण। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। अर्थात ये तीनों की तीनों वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो नामक पुस्तक है, यह नाम का जो बुक है यह किसने लिखा है। डार्विन ने, ओपेरिन ने, लेमार्क ने या फिर किसी ने भी नहीं। तो जी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है, इस पुस्तक को डार्विन महोदय ने लिखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 26 जोड़े, 14 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 18 जोड़े। तो मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसी टाइप यह क्वेश्चन है कि इनमें से एक जलीय आहार श्रृंखला कौन सा है। घास बकरी शेर, शैवाल जलीय कीट मछली, घास जलीय कीट मछली मनुष्य या फिर घास मछली मनुष्य। तो घास मछली मनुष्य, जलीय कीट मछली मनुष्य और शैवाल जलीय कीट और घास बकरी तथा शेर। तो इनमें से जो जलीय आहार श्रृंखला है वह शैवाल, जलीय कीट तथा मछली है। जो मछली है वह जलीय कीट को खाती है और जो जलीय कीट है वह शैवाल को अपने आहार में लेती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट तथा मछली एक जलीय आहार श्रृंखला है। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा चीज़ है, कौन सी वस्तु है, कौन सा जीव है जिसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधों को, नील हरित शैवाल को
जंगली जानवर को या फिर फूल और पत्ते को। तो फूल और पत्ता और हरे पौधे ये कि तो अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना स्वपोषी पोषण करते हैं, इसलिए उपभोक्ता ने उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जंगली जानवर एक ऐसा जीव होता है जो कि उपभोक्ता की श्रेणी में उसको रखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगली जानवर। जंगली जानवर को ही उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगली जानवर। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और यह हमारे क्रैश कोर्स का 19वां क्लास था। इसके बाद इसका एक क्लास सिर्फ और लाया जाएगा। और अगर आपने अभी तक इसके सभी क्लास को नहीं देखा है तो आप सभी क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को देख लेते हैं तो आप 100% साइंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस को PDF के माध्यम से पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका एक PDF टेलीग्राम चैनल पर 1 से लेकर 400 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अपलोड कर दिया गया है और इसका दूसरा PDF भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।